Hello everyone. So in this session we are going to cover CSAT reasoning and we are going to do previous year questions that have appeared in previous exams of CSAT. Now let's see what kind of questions we have got. Now let's start. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि x ने y से बोला कि जब तुम पैदा हुए एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर प्रेजेंट. अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि लैंग्वेज ट्रिकी हो सकती है. तो इसका मतलब मैं सीधे सीधे वर्ड बाय वर्ड लिखता हूँ. एज यू आर प्रेजेंट मैं ये मान लेता हूँ कि y की एज y है, प्रेजेंट एज. आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर प्रेजेंट, इसका मतलब 2y. तो जब तुम पैदा हुए मतलब जो y है और x है, जब y पैदा हुआ मतलब y की एज 0 होगी. उस वक्त पे जो x की एज थी वो 2y थी. अब y साल बड़ा हो गया, तो अगर y की एज में y ईयर्स का इंक्रीमेंट आया तो x की एज में भी y ईयर्स का इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि एक साल में तो हर आदमी एक साल ही बढ़ता है. सो बेसिकली x की करंट एज क्या होगी? 3y. ठीक. इफ द प्रेजेंट एज ऑफ x इज 42 ईयर्स, मतलब जो 3y है वो 42 है, तो इसका मतलब y क्या होगा? 14 होगा. ठीक है. अब यहाँ पे हमें फॉलोइंग कंटेंट, हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट पता करने हैं. तो अगर मैं यहाँ पे y और x का लिखूं तो y की करंट एज है 14 और x की करंट एज है 42. 8 साल पहले y की एज क्या होगी? 6. 8 साल पहले इसकी एज क्या होगी? 34. अब ये कह रहे हैं कि x जो है वो y की एज का 5 टाइम्स था, जो तो गलत है क्योंकि ये जो है ये 5 टाइम्स से तो ज्यादा है, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है. 14 ईयर्स आफ्टर, सो 14 साल बाद y की एज 14 ईयर्स बढ़ जाएगी तो y 28 का होगा. x की एज 14 ईयर्स बढ़ जाएगी तो ये 56 का होगा. x वुड बी 2 टाइम्स एज ऑफ y, इसका मतलब x वुड बी 2 टाइम्स एज ऑफ y. क्या ये ट्रू है? हाँ. इसकी एज 56 है, इसकी एज 28 है, तो अपना होगा सेकेंड ओनली. बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन दिस सीरीज फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर 6 ब्लैंक्स. ओके. सो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टर्म है. तो यहाँ पे पैटर्न बनेगा या तो 3 3 का बनेगा, 3 3 के 6 पैटर्न बनेंगे, या 6 6 के 3 पैटर्न बनेंगे. अब हम कोई भी एक पैटर्न बना सकते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 3 का बनाता हूँ, देखते हैं अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो 6 6 का बना के देख लेंगे. ठीक है. डैश बी डैश. ओके. फिर ये 3 हो गए. उसके बाद आया ए डैश बी. ठीक है, ये भी आ गया. फिर आया ए डैश बी, यहां तक खत्म हो गया. फिर अपना आया डैश ए बी, यहां तक हो गया. फिर आया ए बी डैश, फिर आया ए ए बी. ए 2 बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है. ए 1 बार आया, बी 2 बार आया. फिर ए 2 बार आया, बी 1 बार आया. फिर ए 1 बार आया, बी 2 बार आया. फिर ए 2 बार आया, बी 1 बार आया. फिर ए 1 बार आया, बी 2 बार आया. तो इसका मतलब अपना जो अरेंजमेंट बनेगा वो ये बनेगा. ए, यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यूज होनी चाहिए कि ए बी बी ए ए बी, ए बी बी ए ए बी, ए बी बी ए ए बी. ठीक है. सो मिसिंग अल्फाबेट्स क्या है? ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है. ए बी ए बी ए बी, दैट इज डायरेक्टली ऑप्शन बी. सो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. सो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एक काम करिएगा, जनरली स्टैंडर्ड पैटर्न बनता है वो 4 या 5 का बनता है, लेकिन कई बार अगर आप टोटल नंबर्स को काउंट करें और वो 4 या 5 के मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब उसके हिसाब से देखिए कि पैटर्न 4 का बनेगा, 5 का बनेगा, 3 का बनेगा या 6 का बनेगा. अगर आप इस क्वेश्चन में 6 का पैटर्न में भी बनाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा. चलिए, ये क्या कह रहा है, एक कोडेड लैंग्वेज है, उसमें मैथमेटिक्स को ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं. कोई पूरा मैथमेटिक्स नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिख के देखते हैं. MATHE. अगर पैटर्न दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो आगे समझेंगे. SID. अब M के जस्ट पहले एक लेटर आता है L, सो मतलब एक पीछे गए. ए के बाद आता है बी, मतलब एक आगे गए.
टी के पहले आता है एस, मतलब एक पीछे गए, एच के बाद आता है आई, मतलब एक आगे गए। सो बेसिकली एक पीछे जाना है, फिर एक आगे जाना है, फिर एक पीछे जाना है, फिर एक आगे जाना है। अगले में देख लेते हैं, तो एक पीछे गए, टी के बाद वापस से एम आया, तो उसके बाद एक आगे जाना होगा, मतलब एन होगा। क्या एन आ रहा है? हाँ। तो इसका मतलब हमें अरेंजमेंट समझ में आ गया कि जो पैटर्न है वो क्या है, पहले में एक पीछे, फिर अगले में एक आगे, फिर अगले में एक पीछे, फिर अगले में एक आगे। तो यहाँ पे जो सी है, सी के एक पीछे क्या होगा? बी। एच में एक आगे क्या होगा? आई। ई के एक पहले क्या होगा? डी। एम के एक आगे क्या होगा? एन। सो बी आई डी एन। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन तो नहीं है, इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, ये भी गया, इसमें नहीं है, गलत। सो अपना सीधे सीधे आंसर आ गया ऑप्शन बी। सो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें, कभी भी पूरा अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस ऑप्शन देखना शुरू करिए। अगर आप पहला अल्फाबेट देखेंगे तो सीधे सीधे आपके दो ऑप्शन निकल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं ऑप्शन से सॉल्व करूंगा तो अगले दो अल्फाबेट तो मैं चेक भी नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी बचे जो दो ऑप्शन सही हो सकते हैं उसमें दोनों अल्फाबेट सेम है। तो मैं सीधे सीधे फोर्थ अल्फाबेट चेक करूंगा और मेरा आंसर सीधे आ जाएगा। सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमेशा ऑप्शन को ध्यान में रखिए, ऑप्शंस को देखते रहिए, ताकि आप आंसर को जल्दी निकाल सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। At which of the following times do the hour hand and the minute hand of the clock make an angle of 180 degrees? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ठीक है। एच का मतलब कितने बजकर कितने मिनट। सो एच इज आर वैल्यू, एम इज मिनट वैल्यू, और सारे ऑप्शन 7 बजे के बाद के हैं। ठीक है। मुझे एंगल कितना चाहिए? 180 डिग्रीज। ठीक है। यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी गिवन है हमको? 7 बजकर कुछ, सो 30 इंटू 7, ओके, माइनस 11/2 इंटू एम। ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 11/2m एंड दैट इज इक्वल टू 210 माइनस 180, मतलब हो गया 30। सो m कितना हो गया? 60/11, मतलब 5 करके कुछ मिनट पे आएगा। सो 7:05 से 7:10 के बीच में होना चाहिए। सो सीधे सीधे अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 7:05 से 7:10 के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का जो एंगल होगा वो अपना 180 डिग्रीज होगा। वरना इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप घड़ी में 7 बजा लीजिए, ये 7 बजा हुआ, 180 डिग्री बनाना है तो मिनट हैंड 5 पे होना चाहिए, 7 के जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 7:05 पे होना चाहिए। लेकिन 5 तक मिनट हैंड आर हैंड थोड़ा सा आगे आ गया होगा, तो मिनट हैंड को थोड़ा 5 से आगे जाना पड़ेगा, मतलब जो टाइम है वो 7:05 से ज्यादा होना चाहिए और 7:10 से कम। अगर ऑप्शन इस टाइप के हैं, अगर एक्चुअल टाइम पूछा है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, उस केस में इस फॉर्मूले को यूज करना जरूरी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस? ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। पहला है 2, ठीक, फिर क्या है 7, ठीक है, फिर क्या है 22, फिर क्या है 67। अब यहाँ पे नंबर्स को देखिए, ये वाला नंबर बहुत ही बड़ा है, तो मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। मतलब ये जो क्वेश्चन होना चाहिए ये डिफरेंसेस का क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या होगा? ये क्वेश्चन कुछ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का होगा, और डिवीजन का तो नहीं होगा क्योंकि वैल्यूज कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन का होगा। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 2 into 3, 6 plus 1, that comes out to be 7. Okay, 7 into 3, 21 plus 1, 22, ठीक है, into 3 plus 1, 67, into 3 plus 1, 202। इसका मतलब जो अगला नंबर होना चाहिए वो सीधे सीधे into 3 plus 1 होना चाहिए, तो into 3 202, into 3 is 606, 606 plus 1 607, तो आंसर आ गया अपना ऑप्शन सी। अगर आप चाहें तो वापस से चेक कर सकते हैं, 607 into 3 1821 plus 1, दैट इज 1822। क्या ये हमारे लास्ट टर्म को मैच कर रहा है? कर रहा है। तो इस केस में अपना आंसर होगा ऑप्शन सी। Now, if you have any doubt or you have any confusion in any of the concept, we would love to hear from you. If you have any doubt, just do one thing, drop a message in the comment box and I'll get back to you.
थैंक यू।